नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ अलंकार। अलंकार संप्रदाय में हम चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले की क्लासों में हमने देखा है अलंकार संप्रदाय को विस्तृत रूप से पढ़ा और उसके बाद में शब्द अलंकारों को भी हम पढ़ चुके हैं। आज से जो हमारी क्लास शुरू हो रही है वो हो रही है अर्थ अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में काव्य पंक्तियों के अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो उपमेय उपमान रहते हैं, तो इन सबको पढ़ते हुए हम चलेंगे। अलंकारों को पढ़ें इससे पहले आपको सूचना दे दें कि कुछ विशेष बच्चों की मांग के द्वारा डीएस एकेडमी आपके लिए बैच लॉन्च कर रहा है और बैच लॉन्च हो चुका है और इस बैच में हम आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जो परीक्षाएं या जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेज बहुत विस्तृत रहेंगी, जितना विस्तृत आपको पढ़ाया गया है उससे भी विस्तृत आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही डीएस एकेडमी की तरफ से जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेज जितनी विस्तृत दी गई थी अभी तक, उससे भी अधिक विस्तृत दी जाएगी, ठीक है। और जो परीक्षा उपयोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा और मुझसे मेरा जो विश्वास है, बच्चों का भी यही कहना है कि ये जो बैच है हमारा, ये हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और बहुत विस्तृत रूप से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अलंकार में। अलंकार, चूँकि यहाँ से हमारे अर्थ अलंकार शुरू हो रहे हैं। अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ के आधार पर जिन काव्य पंक्तियों में कुछ नई विशेषताएं, कुछ अभिन्नता या कुछ चमत्कार हमें जहाँ लगेगा वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार के भेद अनिश्चित हैं। अलंकार शास्त्रियों ने बहुत ज़्यादा अलंकार, अर्थ अलंकार के भेद माने हैं। कुछ 35 मानते हैं, कुछ 72 मानते हैं, कुछ 70 मानते हैं, कुछ 68 मानते हैं, कुछ 21, कोई 74, इस तरीके से अर्थ अलंकारों के भेद हैं। लेकिन यहाँ पे हम वही अलंकार पढ़ेंगे जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है या बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले अलंकार पे। पहला अलंकार आप देख रहे होंगे, उपमा अलंकार। उपमा, उप का मतलब होता है कि समानता यानी कि समीपता। उप यानी कि समीप यहाँ पे, और मा मतलब होता है मापना। उपमा, उप धन मा यानी कि समीपता को मापना या पास की जो वस्तु हैं उनमें एक दो में तुलना करना, यहाँ पे उपमा अलंकार है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं लेंगे क्योंकि आप सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखते हैं कि जिस काव्य पंक्ति में समान गुण, क्या हो, गुण, धर्म के आधार पर जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि समान, जहाँ पे दो तथ्यों को एक समान मापा जाए। जैसे कि यहाँ पे बोला जाता है, पहचान के लिए देख लेते हैं पहले, या यहाँ पे अगर बात करें तो बोला जाता है कि राणा प्रताप सूर्य की तरह तेज थे, यानी कि उनका जो तेज था वो किसके समान था, सूर्य के समान था। तो यहाँ पे किसकी उपमा दी जा रही है, सूर्य की। सूर्य से किसकी तुलना की जा रही है, राणा प्रताप जी की। तो इस तरीके से उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। पहचान वाचक जो शब्द है, पहचान के रूप में सा रहेगा, ये भी तुलना के रूप में आता है। सी, ये भी तुलना के रूप में रहेगा से, और तुलना के रूप में जब सी रहेगा तो योजक चिन्ह यहाँ पे रहेगा। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह यहाँ पे रहता है। से यानी कि किससे, सो तुलना, सरिस तुलना के अर्थ में है, तुल्य तो तुलना के अर्थ में है ही, सदृश्य यानी कि समान दृश्य, एक दूसरे में तुलना की जा रही है। सम समानता के रूप में आया है। जिमी, ये भी समानता के रूप में या तुलना के रूप में। यहाँ पे ये जो वाचक शब्द, ये जो पहचान के शब्द हैं, ये यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। उपमा अलंकार में एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, एक तो ये सादृश्य मूलक अलंकार है, और दूसरी बात, अब जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दो शब्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जब भी आप कोई अलंकार पढ़ेंगे, चाहे वो उपमा अलंकार हो, रूपक हो, उत्प्रेक्षा हो, या आगे चल के
आप जो भी अलंकार देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। वो परिभाषा मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, उपमेय व उपमान। ये शब्द इतना कन्फ्यूजन करते हैं बच्चों को कि उपमेय और उपमान, कहीं कहता है उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, कहीं कहता है कि उपमेय व उपमान में की तुलना जब की जाती है तो वहाँ आपका क्या कहते हैं उपमा अलंकार होता है, या जहाँ पे मान लिया जाता है उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों शब्द हैं अगर आप इनको पकड़ गए तो आपके अलंकार कभी भी गलत नहीं होंगे। उपमेय का मतलब है, यहाँ पे आप दो शब्दों को ध्यान में रखिएगा। उपमेय का मतलब होता है मानव से संबंधित, मानव से संबंधित, यानी कि उपमेय का मतलब है मानव या मानव से संबंधित, उसका कोई भी शरीर का अंग हो, ठीक है, या हृदय हो, कोई भी हो, यानी कि मानव से संबंधित, यानी कि मानव के शरीर से संबंधित जो भी चित्र है, बिंब है, वो रहेगा। उपमान में जब भी रहेंगी तो प्राकृतिक वस्तु रहेंगी, प्राकृतिक वस्तु या प्रकृति। ठीक है, तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। उपमेय और उपमान, उपमेय का मतलब है मानव से संबंधित, मनुष्य से संबंधित, उपमान का मतलब है प्रकृति से संबंधित या प्राकृतिक वस्तु। प्राकृतिक वस्तु सूर्य है, चंद्रमा है, समुद्र है, तो ये सब प्राकृतिक वस्तु है, नेचुरल है। तो नेचुरल से जब भी वो कहा जाएगा तो ये उपमान रहेंगे और ये उपमेय रहेंगे। अब जब भी तुलना आप देखेंगे, आरोप आप देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि किसका आरोप किस पे हो रहा है, उसी से आप पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, और कई बार ये बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि उपमान क्या है और उपमेय क्या है। ठीक है, तो इन शब्दों को पहचानने के लिए आप दो तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। उपमा अलंकार में सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है। अब सीता जी कौन है यहाँ पे, तो आपकी सीता जी हुई उपमेय। उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। मुख चंद्रमा के समान है, किसके समान है, चंद्रमा। आपका चंद्रमा क्या है, कभी कभी क्या होता है कि सीधे से यहाँ से प्रश्न बना देगा कि सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में उपमेय है या उपमान है, रेखांकित कर देगा आपको, चंद्रमा रेखांकित करके बोलेगा कि रेखांकित शब्द में उपमेय है या चंद्रमा किसका सूचक है, वाचक शब्द है, उपमेय है, उपमान है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सीता जी का मुख चंद्रमा के समान है, तो तुलना किससे हो रही है, चंद्रमा से। किसकी, सीता जी के मुख की। आगे चल के आप देखेंगे कि चंद्रमा के मुख को भी गलत कहा जाता है और सीता जी को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा वो आगे देखेंगे। बात करते हैं दूसरे में, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, पीपर यानी कि पीपल का पत्ता, पीपल का पत्ता, पीपर पात पीपल का पत्ता, सरिस ये देखिए आ गया है तुल्य, सरिस मंडोला। मन किसका होता है, प्राकृतिक वस्तु का तो मन है ही नहीं कुछ, वो तो निर्जीव है, हालांकि बह रही हैं कलकल कलरव करती हुई, लेकिन मन क्या है, मानव से संबंधित है। यहाँ पे सीता का मुख किससे संबंधित है, उपमेय, तो ये रहा आपका उपमा अलंकार। नील गगन शांत हृदय सो रहा। पहली बात तो आप देखिए पहचान का सो है, हृदय मानव से संबंधित है और नील गगन प्राकृतिक यानी कि उपमान है। अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद आपको पता है किसको कहा जाता है, कमल को, कमल का पर्यायवाची है। शिशु वृंद कैसे सो रहे, तो यहाँ पे उपमेय है। चलिए बात कर लेते हैं, काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम शाशील राम महीप का। ठीक है, तो ये था आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में थोड़ा सा एक और बात बता दें आपको, इसके भेद होते हैं। उपमा के भेद, उपमा अलंकार के भेद, भेद में यदि आप बात करेंगे तो पहला होगा पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा में आप देखेंगे कि उसमें चारों गुण मिलते हैं, इसमें चारों गुण मिलते हैं। चारों गुण कौन कौन से हैं, जैसे कि आप देखेंगे उपमेय उपमान हमने आपको बता दिया, वाचक शब्द
और गुण या धर्म, गुण या धर्म। जैसे कि आपको बताएं, यहाँ पे उपमेय में आपको बता दिया है। उपमेय, चलिए यहाँ पे आप दोबारा से लिखिए, वाचक शब्द गुण या धर्म, उपमेय और उपमान। ठीक है। वाचक शब्द में आप देखेंगे जिस शब्द के द्वारा समानता बताई जाए। ठीक है। जिसके द्वारा समानता बताई जाए और जिस शब्द के द्वारा समानता व्यक्त की जाए। जैसे कि आपके पीपर पात सरिस मन डोला, डोला है यहाँ पे, तो ये है। उपमेय की बात करें तो जिसकी समानता हो, जिसकी समानता हो और जिससे समानता हो, जिससे समानता हो। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो इसमें चारों गुण मिलते हैं। कौन से? वाचक शब्द भी, गुण या धर्म भी, उपमेय भी और उपमान भी, इसमें ये चारों मिलेंगे। पूर्ण उपमा के बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा में क्या है कि कोई भी एक गुण नहीं होता, उसको आभाषित किया जाता है लेकिन वो छिपा हुआ रहता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मालोपमा। मालोपमा का मतलब है कि एक माला के रूप में, यानी कि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान। अंतिम वाली पंक्ति देख लीजिएगा, एक से अधिक उपमान। ठीक है। तो ये है आपका उपमा अलंकार। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में देखते हैं आगे। मालोपमा यानी कि एक से अधिक उपमान, एक उपमेय के लिए, यानी कि राम उपमेय के लिए काम सा रूप, रूप कैसा है? कामदेव सा है। प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, राम महीप का। ठीक है। तो ये है आपका, यानी कि कामदेव की तरह रूप है। प्रताप किसकी तरह है? राम का। दिनेश की तरह है। और सोम की तरह शील, यानी कि सोम देवता की तरह शीलवान है। कौन है? राम। यानी कि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान की जहां बात आती है तो वहां माला की तरह पिरोया गया है, तो मालोपमा है। लुप्तोपमा, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, मालोपमा है, वो लुप्तोपमा है। पूर्णोपमा आप देख रहे हैं, नील गगन सा शांत हृदय सो रहा। ये तीनों पंक्तियां लास्ट के 3 उदाहरण की हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले अलंकार को देखते हैं। चलिए, देखिए, अगर आप उपमा में या अर्थालंकारों की बात जहाँ पे आएगी, वहाँ पे आपको उपमेय और उपमान जहाँ याद रह गया तो समझ लीजिएगा कि आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। आप अलंकार कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए, जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ या बैच लेना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप समय से कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेज फिर पीछे हो जाती हैं। तो जो भी बच्चे हैं समय से लीजिएगा, और जो शुरू की क्लासेज हैं वो आप शेयर करिए। चलिए, क्लासों पे ना तो आपकी कोई कमेंट आती है और ना ही आप लाइक कर रहे हो आजकल, और शेयर भी नहीं कर रहे हो। तो करते रहिए, क्योंकि इस समय यूपी पुलिस के फॉर्म भी आए हुए हैं, और अलंकार और जो आपका व्याकरण रहेगा आगे, वो तो सभी के लिए रहता है। चलिए, बात करते हैं आगे रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार, चलिए,
देखते हैं। सादृश्य मूलक ये भी अलंकार है। जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमेय में ही उपमान का आभेद आरोपण कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। देखते हैं कैसे होता है रूपक अलंकार। सीता जी का मुख चंद्रमा है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे, हमने सीता जी को लिया था, पहले में था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, यानी कि वहां पे समान यानी कि तुलना की जा रही थी। यहाँ पे बात हो रही है कि जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में ही उपमान का अभेद यानी कि अभेद आरोपण कर दिया जाए, यानी कि रोप दिया जाए, उस पर थोप दिया जाए, वह रूपक अलंकार होता है। जैसे कि सीता जी का मुख चंद्रमा है। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हो सकता है, नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि सीता जी का जो मुख है वो क्या है, चंद्रमा है। यहाँ पे आरोप कर दिया गया है मुख पे, सीता जी का मुख क्या है, चंद्रमा है, यानी कि सीता जी के मुख पे आरोप किया गया है चंद्रमा का। ठीक है, यहाँ पे मुख को ही चंद्रमा कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। सूरदास देखिएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी कि श्री कृष्ण कह रहे हैं किससे, माता से, क्या, मैं तो क्या, चंद्र खिलौना। अब खिलौना क्या है यहाँ पे, वो चंद्रमा है। उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, नहीं, उन्होंने कहा है कि चंद्र खिलौना, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। चांद क्या है, खिलौना है, किसके लिए, कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार है, आरोप लगाया गया है कि ये अलंकार है। एक और अलंकार आता है, अब एक और उदाहरण है, आप उसको लीजिए। बीती बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी यानी कि रात बीत गई है और अब दिन निकल आया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, महत्वपूर्ण जो है वो अंतिम वाली लाइन है, क्योंकि कभी कभी अंतिम वाली लाइन से भी प्रश्न दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है बीती विभावरी जागरी, सुबह हो गई है, आप जाग जाइए। एक कहा जाए तो एक सखी दूसरी सखी को उठा रही है। फिर क्या कह रही है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर रूपी आकाश रूपी पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, यानी कि तारा रूपी जो घड़ा है उसको उषा यानी कि नायिका के रूप में भी कहा गया है, उषा नागरी। ठीक है, आकाश रूपी तालाब में यानी कि पनघट में क्या डूबो रही है नायिका, तारों के जैसी जो है घड़े रूपी जो तारे हैं उनको डूबो डूबो के वो भर रही है। जैसे कि आप देखते हैं तालाब में जब आप जाते हैं तो पहले आप घड़े को पूरा डुबोएंगे, उसके बाद वो पहले डूब जाता है। तो अंबर रूपी पनघट में को नायिका क्या डुबो रही है, तारा घट, यानी कि एक एक तारे को घट के रूप में डुबो रही है नागरी। ठीक है, चलिए दूसरा है, एक और उदाहरण आप लीजिए। यहाँ पे शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि मुख पर घूंघट
डाले, आंचल में दीप छिपाए, आंचल में दीप छिपाए। ये प्रसाद जी की पंक्ति है, बताइएगा किससे? शशि मुख यानी कि चंद्रमा रूपी मुख, चंद्रमा रूपी मुख पर घूंघट डाले और आंचल में दीप छिपाए। तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार है और उपमेय और उपमान अगर आप पकड़ गए हैं तो फिर यहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी। बात कर लेते हैं रूपक अलंकार के भेद। रूपक के भेद, पहला है निरंग रूपक अलंकार। निरंग रूपक अलंकार में इसमें जिसमें कोई रंग ना हो, निरंग का मतलब है कि जिसमें कोई रंग ना हो, इसमें किसी एक अंग का वर्णन किया जाता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। दूसरे नंबर पे बात करें तो पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक अलंकार, पारंपरिक रूपक अलंकार, इसमें किसी का आरोप दूसरे के कारण होता है। लिख लीजिए, इसमें किसी का आरोप दूसरे के आरोप के कारण होता है, आरोप के कारण होता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रिमि इवे पड़ंत, यानी कि माया रूपी माया दीपक, माया रूपी जो दीपक है यानी कि जो संसार है, इसमें जो नर है, व्यक्ति है, वो एक पतंगे के समान है। भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। बात करते हैं तीसरे नंबर पे है सांग रूपक, सांग रूपक अलंकार। ठीक है, स अंग, सांग यानी कि स धन अंग, यानी कि सभी अंग जिसमें हो उसमें सांग रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इस क्लास में हम 2 ही अलंकार पढ़ेंगे। चलिए, रूपक अलंकार में जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपण कर दिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। सीता जी का मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, सीधा सीधा कहा गया है। यहाँ पे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, क्या खिलौना क्या है? चंद्र है, सीधा सीधा बोल दिया है। खिलौना क्या है? चंद्रमा खिलौना चाहिए। ये भी आपने पढ़ लिया है, बाकी का भी। तो अलंकार, रूपक और उपमा हमने आज की क्लास में देखे हैं और इनके देखिए, इनको समझने का सीधा सीधा एक तरीका है, आप जितने इनके उदाहरण पढ़ेंगे उतना आपको अलंकार कंठस्थ होंगे। उसी में आप देखेंगे कि अलंकार के जो रूपक अलंकार के भी जो भेद हैं, निरंग रूपक किसमें है, पारंपरिक रूपक किसमें है और सांग रूपक किसमें है। और एक जो परंपरागत रूप में जो चीज़ें चलती हैं उसमें भी परंपरागत रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये थे आपके अलंकार। बात कर लें बैच या टेस्ट के संबंध में, तब आपको जो भी चाहिए आप कॉल करेंगे 9568802463 पे। ठीक है, और यदि आपको टेस्ट पेपर चाहिए तब आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 750 रुपये में। हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं जो बहुत ही नवीन है, मार्केट में अभी तक ऐसा टेस्ट पेपर किसी ने नहीं दिया है। दूसरी बात, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। बहुत न्यूनतम फीस आपके लिए रखी गई है और इसी के साथ में, और ये जो बैच है इस समय आप देखेंगे नेट JRF TGT PGT और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और यूके उत्तराखंड जो LT है, यूपी भी LT वगैरह सभी लगा लीजिएगा आप, उत्तराखंड LT और PGT और साथ में हिमाचल का भी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का भी जो LT और प्रवक्ता है वो सभी क्लासेस आपको दी जाएंगी। बात करें
आपके उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में कुछ विशेष रचनाकार हैं जो उत्तराखंड के हैं, तो उनको स्पेशल में भी पढ़ाया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का भी यही है। बाकी आपको सभी एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और बेस के साथ में। ऐसा नहीं है कि देखिए सीधे सीधे हम आपसे बात करें कि हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो सीधे से हमने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखाना शुरू कर दिया कि पहला इतिहास जो है वो फ्रेंच विद्वान गार्सदा दासी ने लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको पहले बेस पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आपको फ्री क्लासेस में जैसे हमने दिया था कि जो भी विधा हमने पढ़ाई थी उससे पहले उसको एक सैद्धांतिक समीक्षात्मक रूप में हमने आपको पढ़ाया था। उसी तरह आपको यहाँ पे भी उससे भी बेहतर रूप में आपको उदाहरणों के साथ में, कथनों के साथ में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चे, और बहुत न्यूनतम फीस के साथ में है। नेट जेआरएफ की यदि हम बात करें तो जो टारगेट रहेगा नेट जेआरएफ वाले बैच का वो जून वाला है। जून टारगेट रहेगा 2024। और इसी में जो आपकी सभी विधाएं हैं, जो गद्य विधाएं लगी हुई हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध या अन्य गद्य विधाओं में भी आपको विस्तृत और समीक्षात्मक रूप में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही में जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा उसमें जो पीडीएफ हमारे पास रहती हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और जो बात करें नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित गद्य विधाएं हैं उनसे संबंधित जो कथन रहेंगे उनकी भी हम, जो बच्चे हमारे पास पेड बच्चे रहेंगे उनके लिए हम कथनों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है, जो भी बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 9568802463 पे कॉल करेंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इसी नंबर पे कॉल करेंगे। कॉल करने का समय आप दिन में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अन्य अलंकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।